हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था और हम पढ़ रहे हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक उनमें से भी ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो हमारे लिए यानी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट करें और उनकी अलग तरीके से अच्छे लेवल की तैयारी करें, ताकि इनसे जो क्वेश्चन आए वो आप पे किसी भी कीमत पे ना छूटे और गलत तो बिल्कुल भी नहीं हो। तो आइए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल, जो कि आपको चाहे पीसीएस का पेपर हो, हायर जुडिशरी हो या कोई नॉन लॉ पेपर यानी पीसीएस या यूपीएससी या कोई ग्रुप सी ग्रुप डी भी, आपको हर जगह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम तैयार करते हैं। स्क्रीन पे इस समय आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल दिख रही है। आप जो है वैसे तो बेरेट का जैसे फर्स्ट पेज पलटेंगे आपको तुरंत ही प्रीएम्बल देखने को मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके पास बेरेट नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर मैं ये बात करें कि होता क्या है, तो आप देखते हैं कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो अपने मैनुअल के साथ में आता है, यानी कि वो प्रोडक्ट क्या है, वो उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या एलिमेंट है उसके अंदर और वो काम किस तरीके से करेगा। बिल्कुल वैसे ही कोई लॉ, कोई एक्ट भी अपने मैनुअल यानी अपने उद्देशिका या प्रीएम्बल के साथ में आता है, जिसमें द्वारा हम ये देखते हैं कि ये जो एक्ट है, जो लॉ है, ये किस तरह से अपने काम को करना चाहता है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, एसेट्रा एसेट्रा। इसी तरीके से आपको भारतीय संविधान के पहले भी प्रीएम्बल देखने को मिलता है, जो कि ये बताता है कि जो विद्वान संविधान निर्माता हमारे संविधान को, हमारे प्रीएम्बल को जब बना रहे थे तो उस समय उनके मन में क्या विचार चल रहे थे, वो हमारे देश को क्या स्वरूप देना चाहते थे और हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या उम्मीद करते थे। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को एक कुंजी की तरह इस्तेमाल करते हैं। आइए हम आज अपने फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का इंट्रोडक्शन और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म, अमेंडमेंट, इसका रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है सब कुछ। दूसरा लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसी सीरीज़ का। उसके अंदर अब तक आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम में जो भी कॉम्पिटिशन में आए हैं आपके जो है क्वेश्चंस प्रीएम्बल से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स जानेंगे और उनके पीछे का जो लॉजिक है वो भी समझेंगे। फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रीएम्बल से ही एक तीसरा भी वीडियो बनाऊंगी, जो इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो होगा। उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि आप देखते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो जो आप पे कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब प्रोविज़न से रिलेटेड होते हैं, दूसरे आप पे केस लॉ से रिलेटेड, और तीसरे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो किसी जूरिस्ट ने या किसी विद्वान ने किसी बारे में क्या कहा है जैसा। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको इंडियन प्रीएम्बल के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के बारे में तो हमेशा ही देखने को मिलते हैं। तो अब तक ऐसे जो भी क्वेश्चंस आए हैं जो किसी जूरिस्ट के थॉट्स हैं, जो पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, उन सबको हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए ना सिर्फ कॉम्पिटिशन के ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, बल्कि सब्जेक्टिव पेपर अगर आप लिख रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जैसे ही आप किसी जूरिस्ट के किसी थॉट को अपने आंसर में कोड करते हैं, आप 1-2 नंबर तो अपने आंसर के वैसे ही बढ़ा लेते हैं। तो आप सीरियसली इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आपके प्रीएम्बल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने की बात सबसे पहले कहाँ देखने को मिलती है। तो हमें दिखता है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले उसमें प्रीएम्बल को जोड़ा गया था। तो ये भी कह सकते हैं हम कि भारतीय संविधान में जो प्रीएम्बल को जोड़ा गया, तो इसकी प्रेरणा हमें कहीं ना कहीं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। जो ये वर्ड है प्रीएम्बल, ये एक लैटिन टर्म प्रीएम्बलस से बना है, जिसका मतलब होता है टू गो बिफोर, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्शन है, परिचय है, जो बताता है कि आपके संविधान में क्या एलिमेंट्स हैं, क्या इसका जो है पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या करना चाहता है, वगैरह वगैरह सारी बातें आपको इससे पता चल जाती हैं। उसके बाद हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये बना कैसे, ये प्रीएम्बल किसने बनाया। तो आपको देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिस समय पर संविधान को बना रही थी, उस समय भारतीय संविधान कैसा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में एक ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन, एक जो है आपके उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है वहाँ पे प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को
आपका 13 दिसंबर 1946 को, और उसको जो है वही जो आपका ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन था, उद्देश्य प्रस्ताव, उसे ही बाद में एज ए प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव बनाया गया था संविधान सभा के सामने रखने के लिए, उसे ही बाद में भारतीय संविधान की उद्देशिका के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रियम्बल। जब हम एलिमेंट्स की बात करें तो इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ पावर, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्रियम्बल है, उसे सोर्स कहाँ से मिल रहा है, इसके जो पूरी पावर है ये कहाँ किस में निहित है, तो हम देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। आपको जो टर्म देखने को मिलती है वो है हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो भारत को बनाने के लिए है, ये कौन कर रहा है, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए हम कहते हैं कि वास्तव में भारत में सॉवरेन कौन है, तो वो है भारत के नागरिक, यहाँ की जनता। जब ये टर्म आपकी पीपल ऑफ, ये आपको देखने को मिलता है एक बार पहले भी, जिस समय आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, जब उसे आप पढ़ते हैं तो उसकी आपको शुरुआत की लाइन बिल्कुल यही मिलती है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और वही चीज़ आपको यहाँ भी देखने को मिलती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। दूसरे एलिमेंट की बात करें तो दूसरा एलिमेंट है नेचर, जो ये बताता है कि जो भारत है उसका नेचर कैसा है, भारत की प्रकृति कैसी है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक नेशन बना रहे हैं, हम एक देश बना रहे हैं, तो उस देश की प्रकृति कैसी होगी ये भी कौन निश्चित कर रहा है, ये भारत की जनता ही निश्चित कर रही है। तो भारत की जनता यानी कि हम भारत के लोग, भारत को एक जो नेचर है वो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 हैं जो कि भारत के नेचर को बताते हैं या भारत की प्रकृति को बताते हैं। प्रकृति की में इसकी हिंदी में बात करें तो संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 गुण हैं जो भारत में पाए जाएंगे। तीसरे एलिमेंट की बात करें तो वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप देखते हैं कि आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही 3 लक्ष्य देखने को मिलते हैं, 3 ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं जो कि नागरिकों को दिए जाने की बात की गई है, जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। सबसे पहले आपका न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ये 3 तरीके के आपको ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स के रूप में ही आपकी प्रियम्बल में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद ये 3 हमने देख लिया, एक तो पावर का सोर्स क्या है, दूसरा हमारे देश का नेचर कैसा होगा, और तीसरा हमारे संविधान का ऑब्जेक्ट क्या है। इसके बाद जो 4th इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो एलिमेंट है कि वो डेट, जिस डेट को ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक्सेप्ट किया या हमने इसे आत्मार्पित किया, वो डेट है 26 नवंबर 1949। इस डेट को ही भारतीय संविधान को आत्मार्पित या एक्सेप्ट किया गया था। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और समझते हैं कि जैसे हम भी देखते हैं कि हमारे संविधान की प्रियम्बल तो छोटी सी लिखी हुई है, लेकिन उसका अर्थ बहुत विस्तृत है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही सारगर्भित हैं, जिन्हें संविधान में प्रियम्बल में इस्तेमाल किया गया है। तो आइए हम उन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं कम से कम शब्दों में। सबसे पहला वर्ड, जैसे हमने बात की थी कि भारत की प्रकृति कैसी होगी, तो 5 शब्दों को हमने देखा था। अब उन 5 शब्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सॉवरेंटी या संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी अथॉरिटी जो अपने आप में अपने निर्णय लेने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। अपने आंतरिक निर्णय और अपने बाह्य निर्णय लेने में वो किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। वो जो भी निर्णय लेना चाहे ले सकती है, वो पूर्णतया स्वतंत्र है। अगर हम इसे तोड़कर पढ़ें, जैसे कोई भी शब्द अगर आपको कम समझ में आए तो आप उसे इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो संप्रभु को हम तोड़ के पढ़ें तो संप्रभु यानी जो प्रभु के समान है। प्रभु के समान क्या है कि प्रभु अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं, वो सबसे हायर अथॉरिटी है। तो यहाँ भी हम क्या देखते हैं कि संप्रभु का मतलब क्या है, जो सबसे ऊपर की अथॉरिटी है, जिसके ऊपर कोई भी नहीं है, जो अपने सभी निर्णय लेने में पूर्णतया स्वतंत्र है। तो भारत क्या है, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है।
दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म आती है सोशलिस्ट या समाजवादी। समाजवादी भी अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये शब्द आपका संविधान में पहले से शामिल नहीं था। इस शब्द को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। वैसे इसे नहीं भी जोड़ा जाता तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं वहाँ पर आपको इस तरीके के पहले से तत्व मिलते हैं देखने के लिए, जो कि भारत को एक समाजवादी राष्ट्र बनाते हैं। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये समाजवादी किसी भी तरह से साम्यवादी समाजवादी नहीं है। जब आप समाजवादी सुनते हैं तो आपके मन में साम्यवाद आता है, लेकिन ये साम्यवादी समाजवादी ना होकर लोकतांत्रिक समाजवादी है। साम्यवादी का अर्थ होता है जहाँ पे उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक अधिकार या सरकार का अधिकार होता है, ना कि निजी अधिकार। जबकि भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों तरीके के अधिकार जो हैं वो मिले जुले रूप में आपको देखने को मिलते हैं। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया गया है, जिसका मतलब ये है कि प्रतिष्ठा की, अवसर की असमानता को कम करना, बेरोजगारी को, गरीबी को, बीमारियों को नष्ट करना, ख़त्म करना, जितने तक संभव हो सके उनको कम करना, और सारी ही जनता को उत्पादन के बेहतर अवसर और अपने जीवन को बेहतर लेवल पे आकर के जीने का अवसर प्रदान करना। ये जो है आपके हमारे समाजवाद, जो हमने समाजवाद एक्सेप्ट किया है उसके अंतर्गत आता है। यहाँ समाजवाद शब्द जोड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि कांग्रेस ने 1955 में अवाडी में एक सेशन किया था। अवाडी सेशन 1955 इसे हम कह सकते हैं। अवाडी एक जगह है तमिलनाडु की। तो वो जो इनका सेशन था, सत्र था, उसके अंदर इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था कांग्रेस ने कि जो हमारा देश है इसे हम एक सोशलिस्ट कंट्री बनाएंगे। तो ये जो इनका एक ऑब्जेक्ट था, इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि हमारा ये लक्ष्य है कि हम अपने देश को एक सोशलिस्ट कंट्री बनाएं। उसके कारण यहाँ पर एक समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया। वैसे आपको दिखता है कि आपके संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वहाँ पर आपको आर्टिकल 38 और 39 इनमें आपको इस तरीके के प्रोविज़न देखने को मिलते हैं जो इक्वालिटी की बात करते हैं, अवसर की समानता की बात करते हैं, संसाधनों के ऐसे संकेंद्रण के विरुद्ध बात करते हैं जो कि सामूहिक हित को प्रभावित करे, बल्कि बात करते हैं कि संसाधनों का इस प्रकार से बंटवारा होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक सामूहिक हित को प्राप्त किया जा सके। तो आप देखते हैं कि समाजवाद का कॉन्सेप्ट यहाँ पहले से है, लेकिन उसका तरीका बहुत अलग है। हमारी अर्थव्यवस्था ना तो साम्यवादी है और ना ही पूंजीवादी। हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि एक बिल्कुल अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है। ये समाजवादी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन 1991 से ये कॉन्सेप्ट इतना जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रह गया। इसका रीज़न ये था कि 1991 में आपको भारत की इकनॉमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती दिखेगी। तो उस समय पर भारत की इकनॉमी को सुधारने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए गए, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण एक्सेट्रा थे। और साथ में आपको पीपीपी मॉडल भी देखने को मिलता है। जो पीपीपी मॉडल है मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, तो वहाँ आप देखते हैं कि इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही जो है संयुक्त रूप से मिल करके अपना काम करते हैं। तो यहाँ आपको साम्यवाद का स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। एक केस आपका जो है इसमें देखने को आपको मिलेगा। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक्सेलवेयर के केस में कहा था कि सार्वजनिक हितों का संरक्षण होना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन हम उन्हें उतना बढ़ावा नहीं दे सकते कि वो निजी हितों को समाप्त कर दें। जो भारतीय साम्यवाद है वो गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारधारा का मिला जुला रूप है, जो ज़्यादा गांधीवादी विचारधारा की तरफ झुका हुआ है। अगला टर्म देखते हैं जो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, यानी कि जनता की ही सरकार है, जनता ही है जो सरकार बना रही है, जनता के द्वारा ही उन्हें चुना गया है और वो जनता के लिए ही कार्य कर रहे हैं। जो लोकतंत्र है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ जनता सीधे डायरेक्ट, जैसे कि स्विट्जरलैंड में रेफरेंडम होता है, जहाँ जनता खुद हर मामले पे वोट करती है और हर मामले में अपना डिसीजन देती है। लेकिन हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी हम क्या करते हैं, हम 5 साल में एक बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना मत देते हैं, अपने प्रतिनिधि चुन करके हम संसद में और विधानसभा में पहुंचा देते हैं। फिर आगे का काम कौन करता है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इसे ही हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, यानी सरकार हमारी है, हमने उसे चुनकर वहां भेजा है, लेकिन हम हर एक मामले में वोट नहीं करते, बल्कि सरकार के चुनाव में अपना वोट देते हैं। आगे बात करें रिपब्लिक, गणतंत्र की।
गणतंत्र का मतलब होता है कि जो देश का प्रमुख व्यक्ति है वो व्यक्ति एक निर्वाचित व्यक्ति होना चाहिए, ना कि वंशानुगत। यानी जो हमारे देश के प्रमुख हैं, यानी हमारे संवैधानिक प्रमुख कौन है? महामहिम राष्ट्रपति। तो हमारे देश के राष्ट्रपति आपको पता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं, और जो हमारे देश के वास्तविक प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे देश में जो हमारे देश के प्रमुख व्यक्ति हैं वो क्योंकि निर्वाचन के द्वारा चुने जा रहे हैं, वो वंशानुगत नहीं है, उनका बेटा उस सीट पे नहीं बैठता, बल्कि हमारे द्वारा चुना हुआ अगला कैंडिडेट उस सीट पे बैठता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत एक गणराज्य है। ये आपका जो गणराज्य का कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट तो ब्रिटेन से लिया है, लेकिन गणराज्य का कॉन्सेप्ट हम ब्रिटेन से नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटेन में जो आपके प्रमुख व्यक्ति हैं वो वंशानुगत पद वहाँ पे चलता है। ये 5 जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, सॉवरेंटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। सेकुलर हमने डिस्कस नहीं किया है। सेकुलर टर्म का मतलब होता है कि वैसे तो इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इसे पंथ निरपेक्ष कहते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि भारत में ना सिर्फ धर्म बहुत सारे हैं, बल्कि यहाँ पंथ भी बहुत है। पंथ का मतलब है जो धर्म के अंदर भी शाखाएं होती हैं, जैसे हिंदू धर्म में अलवर, शैव, वैष्णव, ये जो है ये पंथ हैं। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी शाखाएं भी हैं धर्मों की, इसीलिए हमने यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो इसका अर्थ होता है सेकुलर का कि देश का कोई धर्म नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो होता है, जिसका सेंस ये है कि भारत का तो कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन भारत की जनता जिस भी धर्म का पालन करना चाहे उस धर्म का पालन कर सकती है। सेकुलर वर्ड भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसके पहले ये शब्द प्रियम्बल में नहीं था, लेकिन अगर ये शब्द नहीं भी जोड़ा जाता तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका कारण क्या है कि आपका भारतीय संविधान का भाग 3 का जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है, उसका अनुच्छेद 25 से लेकर 29 तक इस बारे में प्रोविज़न करता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो एक संगठन दोनों ही अपने धर्म को, जिस भी धर्म को चाहे, उसके अंतःकरण की, उसके आचरण की और उसके प्रचार करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता रखते हैं। तो जब हमारे संविधान में पहले से ही धर्म को लेकर के अधिकार दिए गए हैं और साथ में ये भी कहा गया है कि कोई भी धर्म भारत के द्वारा पोषित नहीं होगा और ना ही भारत किसी भी धर्म का विरोध करेगा, तो उस स्थिति में यहाँ अगर पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं भी होता तब भी भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र ही था। लेकिन यहाँ पर जो है इस शब्द को जोड़ करके भारत की छवि को और भी ज़्यादा स्पष्ट कर दिया गया है। इसमें एक केस आपको देखने को मिलता है, अरुण राय का केस। ये 2002 का केस है, ज़्यादा पुराना नहीं है। इस केस में कहा गया कि भारत जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म जैसे हमने भी डिस्कस किया कि देश का तो कोई धर्म नहीं है, कि नागरिक जो भी धर्म चाहे पालन कर सकते हैं। बाकी आपको विश्व में कुछ देशों में निगेटिव सेकुलरिज्म भी देखने को मिलता है। वहाँ पर आप ये देखते हैं कि देश का ना कोई धर्म है और ना ही वहाँ के नागरिक किसी भी धर्म का ऐसे सार्वजनिक रूप में पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। यानी धर्म पूर्णतया वर्जित होता है जब हम बात करते हैं निगेटिव सेकुलरिज्म की। लेकिन भारत पॉजिटिव सेंस में सेकुलर है और वो खुद तो किसी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन नागरिकों को किसी भी धर्म पालन करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। तो अब हमने पूरे 5 टर्म डिस्कस कर लिए और ये पाँचों क्या बताते हैं? आपका संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, और ये सभी मिलकर के बताते हैं कि भारत की प्रकृति कैसी है, जो भारत देश है उसका नेचर कैसा है। अब हम बात करते हैं 3 ऑब्जेक्ट के जो हमने टर्म पढ़े थे, यानी कि आपका न्याय, स्वतंत्रता और समानता। इन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके प्रियम्बल में न्याय की बात की गई है कि नागरिकों को न्याय प्रदान किया जाएगा, और ये न्याय कैसे होंगे? ये न्याय होंगे 3 प्रकार के। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कॉम्पिटिशन में ये बात बार बार पूछी जाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं। तो आप याद रखिएगा आपसे कि वो 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं आपके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है एक ऐसी व्यवस्था जो हर तरीके के भेदभाव से दूर है। जैसे कि आप देखते हैं, आपको आर्टिकल 14 से 18 के बीच में मिलता है, जो बात करता है कि 15 कहता है कि राज्य किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेगा।
इसमें 5 ग्राउंड बताए गए हैं। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसी तरीके से आपको आगे भी देखने को मिलते हैं कि 17 बताता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। 18 बात करता है कि उपाधियों का अंत किया जाएगा। ये सभी क्या करते हैं, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सारे लोग इक्वल हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। इसके बाद आप देखते हैं इकोनॉमिकल जस्टिस। इकोनॉमिकल जस्टिस को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आप जो भी आजीविका चाहते हैं आप उसे जो है उस काम को कर सकते हैं। जैसे भी आप आजीविका कमाना चाहते हैं कमा सकते हैं। आपको 19(1) के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता दी गई है। साथ में जब आप 38 और 39 देखते हैं तब आप वहाँ भी देखते हैं कि ये बात कही गई 39 का आपका फर्स्ट क्लॉज ये बात कहता है कि स्त्री और पुरुषों के लिए आजीविका के समान अवसर प्रदान किए जाएं। और आपको इस तरीके के बहुत सारे प्रोविज़न मिलते हैं जो इकोनॉमिकल जस्टिस की आपकी इस जो मोटिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल में बताया गया इसे पूरा करता हुआ आपको दिखाई देता है। इसके बाद हम पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें तो पॉलिटिकल जस्टिस आपको 2 तरीके से आप देखते हैं। एक तो कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है, जिसके पास वो योग्यता है, वो जो है इलेक्शन लड़ सकता है और सरकार में जा कर के सरकार चला सकता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, भारत का नागरिक है, वो भारत में होने वाले चुनावों में अपना मतदान दे सकता है। और ये दोनों अधिकार आपको 325 और 326 में देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देखते हैं कि ये दोनों बातें पॉलिटिकल जस्टिस को डिफाइन करती हैं, जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे पूरा करती हैं। इसके बाद हम अगले टर्म की बात करते हैं जो है लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। आप जब स्वतंत्रता देखते हैं तो आपको 5 तरीके की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। और ये क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। ये आपको 5 तरीके की स्वतंत्रताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि आपके थॉट एंड एक्सप्रेशन, जो कि आपका 19(1) में मिल जाता है आपको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद में जब बात की जाए कि बिलीव, फेथ एंड वर्कशिप, तो ये आपको 25 से लेकर के 29 के बीच में देखने को मिलता है कि आप अपने धर्म को, जिस भी मत में आप विश्वास करते हैं, उसे आप अबाध्य रूप से अंतःकरण कर सकते हैं, उसको अपने आचरण में उतार सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। इससे संबंधित आपको सारे प्रोविजंस 25 से 29 के बीच में देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि 5 तरीके की स्वतंत्रताएं भी निश्चित कर दी गई हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। अगला टर्म हम देखते हैं वो है इक्वालिटी यानी कि समानता। भारतीय संविधान का प्रीएम्बल 2 तरीके की समानताओं की बात करता है, एक स्टेटस की और दूसरी अपॉर्चुनिटी की, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा का अर्थ है जो हमने अभी सोशल जस्टिस की बात की, कुछ वैसा ही, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, हर व्यक्ति कैसा होगा, समान रूप से प्रतिष्ठित माना जाएगा। साथ में आप ये चीज़ें भी देखते हैं कि जैसे आपने ये चीज़ देखी कि आपको 39 के अंतर्गत ये बात कही गई कि हर बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा होना चाहिए कि वो एक सम्मानजनक माहौल में बड़ा हो। ये बात उसमें आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें क्या है, आपको जो है प्रतिष्ठा की समानता दिलाती हैं। आप ये भी देखते हैं साथ में कि जो उपाधियों का अंत किया गया है, तो उपाधियों का अंत करने से क्या है, सारे लोग एक बराबर हो गए हैं। अब सिर्फ ज्ञान या शौर्य के आधार पर ही जो है कोई भी तरह की उपाधि दी जा सकती है राज्य के द्वारा। अन्यथा जो पहले हुआ करती थी कि राय साहब, राजा साहब, इस तरीके की जो उपाधियाँ थीं जो किसी वंश से संबंधित थी, उनको यहाँ भारत में जो है अब समाप्त कर दिया गया है। और ये क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको स्टेटस की इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। साथ में अपॉर्चुनिटी की जो आपकी इक्वालिटी है, वहाँ पे आप देखते हैं कि आपका आर्टिकल 16 जो बात करता है लोक नियोजन में अवसर की समता। इसके अलावा आपको 19(1) जो बात करता है व्यापार वाणिज्य में आपको जो है इक्वालिटी का राइट है, आपको स्वतंत्रता है, सबको स्वतंत्रता है कि वो कोई भी तरीके का व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, बस वो लॉफुल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इसका सेंस ये नहीं है। तो आप ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको प्रोवाइड होती है। साथ में फिर से मैं आपको 39 का फर्स्ट प्रोविज़न कहूँगी, जहाँ पे कहा गया है स्त्री और पुरुषों के लिए समान आजीविका के अवसर। साथ में आपको 39D भी देखने को मिलता है जो बात करता है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको 2 तरीके की समानताएं दी गई हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, जिससे रिलेटेड आपको ढेर सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं।
इसके बाद हम आगे बात करते हैं बंधुत्व की। बंधुत्व शब्द जो है इसका अर्थ होता है भाईचारे की भावना, यानी कि मिलजुल करके रहना। जो ये मिलजुल कर रहने हैं इसमें भी दो बातें आती हैं। एक तो बंधुत्व की भावना के साथ में मानव की गरिमा, जो व्यक्ति की गरिमा है उसे सुनिश्चित करना, और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। इन दो बातों के साथ में बंधुत्व को बढ़ावा देने की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा की बात करें तो हम देखते हैं कि पहले तो आपका जो आर्टिकल 21 है जो कि बात करता है राइट टू लाइफ की, वो सिर्फ राइट टू लाइफ की बात नहीं करता बल्कि राइट टू डिग्निटीफुल लाइफ की बात करता है। यहाँ पर आप दो केसेस देख सकते हैं, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों केसेस में ये बात कही गई थी कि जो व्यक्ति है उसकी केवल उसका जीवन नहीं बल्कि 21 उसे एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान करता है। तो इसके अलावा भी आपको बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस मिलते हैं जहाँ पे व्यक्ति की गरिमा की बात की गई। आप 38 भी देख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, वो भी जो है मानव की गरिमा की बात करता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, पहले आप यहाँ पे टर्म केवल एकता हुआ करता था, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के बाद से अखंडता शब्द भी यहाँ पे जोड़ दिया गया, जिसका मतलब है कि जो भारत देश है वो एक अखंड देश है। इसके टुकड़े, इसमें से कोई राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। मतलब स्वतंत्र होने से मेरा मतलब है कि अलग नहीं हो सकता, सभी स्वतंत्र हैं, यहाँ सबके अपने अधिकार हैं, लेकिन कोई अलग नहीं हो सकता। इसके लिए आपको प्रोविज़न सबसे पहला फर्स्ट आर्टिकल देखने को मिलता है जो कि बात करता है कि भारत राज्यों का संघ है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत के जितने भी राज्य हैं उन्हें अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। और यहाँ पे जो एकता और अखंडता की बात की गई, अखंडता ना केवल देश के बंटवारे से संबंधित है बल्कि मानसिक बंटवारे से संबंधित भी है, कि इस तरीके का कोई भी थॉट भी भारत में अलाउड नहीं है जो कि देश के विभाजन की बात करे। इसी के साथ में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में यूज़ होने वाले सारे ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लिया है। इन टर्म्स से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इनसे आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिल सकते हैं, और इनसे रिलेटेड और भी आपको बहुत सारी बातें आपके सामने कभी ना कभी किसी और रूप में पॉलिटिकल साइंस की किसी टर्म में आपको देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल की। जिस समय पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काम कर रही थी तो जो उसके चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, उन्होंने अपना थॉट दिया था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपने दीर्घकालिक सपनों का विचार कह के सम्मानित किया था। ये प्रश्न कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है क्या वो भारत के संविधान का भाग है, ये सबसे पहले आपको देखने को मिला ये प्रश्न इनरी बेरुबारी यूनियन 1960 में। ये जो इनरी लिख करके जो केसेस सामने आपके आते हैं वास्तव में वो केसेस नहीं होते बल्कि वो क्या होते हैं, एडवाइस होते हैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 के अंतर्गत जब कभी प्रेसिडेंट जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट है उनसे कोई एडवाइस लेते हैं किसी मामले पर तो उसको हम इनरी कह के शो करते हैं। तो ये जो बेरुबारी यूनियन का आपको केस देखने को मिलता है, इसमें ये बात आई कि बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रियम्बल और ये विचारों को समझने की कुंजी है एक्सेट्रा, लेकिन ये भारत के संविधान का भाग नहीं है। इसमें सजेशन में इस एडवाइजरी अपना जो व्यू था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने यही कहा कि प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद आपको 1973 में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत इनरी बेरुबारी के केस को पलट दिया गया और ये कहा गया कि जिस तरीके से संविधान के बाकी सारे भाग को निर्मित किया गया, आत्मार्पित या एक्सेप्ट किया गया, बिल्कुल वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को भी किया गया। तो जब हम प्रियम्बल को भी वैसे ही बना और वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के केस में ये बात एक्सेप्ट की गई कि ये जो प्रियम्बल है ये भी भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है। इसके साथ में हम इसके इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यानी कि ये बाकी संविधान के बाकी सारे प्रोविजंस बाकी सारे पार्ट की तरह ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपके लिए दो लेटेस्ट केस, जिसमें कल्पना मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है। इसमें कहा गया था कि सरकार के तीनों अंगों को ये जो टर्म है हम भारत के लोग, इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं इन्हें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे जो हम लोग यूज़ हुआ है यानी भारत की जनता, उसके लिए जो भी लक्ष्य संविधान में बताए गए हैं
तीनों ही अंग जो है सरकार के, यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन्हें इसको प्राप्त करने का प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। इसके बाद आप एक केस देखते हैं, स्टेट दिल्ली एनसीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी आपका 2018 का केस है। इसके अंतर्गत कहा गया कि भारत का संविधान एक जीवित और विकसित होता संविधान है। इसे हमें दृढ़ता के साथ ना पढ़ करके परिवर्तनशीलता के साथ में पढ़ना चाहिए, यानी हमें इसे हमेशा बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करना चाहिए, एक जीवित विधिमान के, ना कि कोई निर्जीव विधिमान के दृढ़ता के साथ में हमें इसके प्रोविजंस को पढ़ना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंस को बार बार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने व्याख्यान में बताया है, और इसे जो है इस तरह पे आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट इन जो है प्रियम्बल में, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ये प्रश्न सबसे पहले सामने आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। जिस समय गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में इस बात का विवाद था कि संविधान में संशोधन की शक्ति जो 368 के अंतर्गत दी गई है उसकी सीमाएं क्या हैं। इसमें जब ये क्वेश्चन आया कि क्या प्रियम्बल को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर रेफरेंस दिया गया इंद्री बेरुबारी 1960 के मैटर का, और ये चीज़ कही गई कि उसमें जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बात कही कि प्रियम्बल भारत के संविधान का भाग नहीं है, तो फिर उसमें कोई भी संशोधन भी नहीं किया जा सकता। यानी गोलकनाथ के केस में बात कहा गया कि प्रियम्बल में कोई भी तरीके का अमेंडमेंट संशोधन नहीं किया जा सकता। आपको पता होगा कि गोलकनाथ का केस वही केस है जिसमें 368 को 13 के अंतर्गत, आर्टिकल 13 के अंतर्गत ले आया गया था, और ये कहा गया था कि संसद 368 में के द्वारा कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन करता हो। इसके बाद आपको एक अगला केस देखने को मिलता है, केशवानंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1973 का केस। यहाँ पर आप ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, एक तो इसने इंद्री बेरुबारी के केस में आपको पता है कि उसके जजमेंट को इसने बदल दिया था, और ये कहा कि वो जो इंद्री बेरुबारी के केस में कहा गया कि पार्ट नहीं है वो गलत है, क्योंकि इसे वैसे ही एक्सेप्ट किया गया है, वैसे ही बनाया गया है जैसे बाकी के संविधान को। तो ये भी क्या है, पहली चीज़ उस केस के जजमेंट को बदल के कहा गया कि ये संविधान का अभिन्न अंग है। और दूसरी बात, इसमें गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मैटर को भी पलट दिया गया और कहा गया कि जबकि ये भारत के संविधान का अन्य भागों की तरह एक भाग है, तो इसमें भी संविधान के अन्य प्रोविज़न की तरह ही अमेंडमेंट या संशोधन किया जा सकता है। तो फाइनली केशवानंदा भारती के केस में ये बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारत का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ये संशोधन किस सीमा तक किया जा सकता है इसके बारे में भी केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के केस में आपको बताया गया था। इसमें दिया गया था जो प्रोविज़न वो था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, या फिर आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है वो ये कहता है, इसमें दरअसल इस सिद्धांत के अंतर्गत जो हमारे विद्वान न्यायाधीश थे उन्होंने संशोधन की व्याख्या की थी, और उन्होंने ये कहा कि संशोधन का मतलब होता है कि जैसे ये कोई वस्तु है तो इस वस्तु में कुछ आप बढ़ा सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, ना कि इस वस्तु के अस्तित्व को ही आप समाप्त कर दें। संशोधन की ये परिभाषा पूरी तरीके से संशोधन की शक्ति को भी बता देती है, यानी कि जो हमारा संविधान है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक मूलभूत सिद्धांत है जिसके आधार पर हमारा संविधान टिका हुआ है। जो हमारे विद्वान संविधान निर्माता थे उन्होंने किसी विचार के तहत इस संविधान को, इसके प्रियम्बल को बनाया था। तो हम कितना भी चेंजेस करना चाहें, लेकिन हम इतना चेंज कभी नहीं कर सकते कि हम उस मूल विचार को ही नष्ट कर दें, उस आधारभूत ढांचे को ही नष्ट कर दें। इसके अलावा और कोई भी तरीके का परिवर्तन, कुछ तरीके का संशोधन संसद 368 के अंतर्गत कर सकती है। तो इसके साथ में आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में संविधान के जो संशोधन की शक्ति थी संसद के पास, उस पर एक लिमिट लग गई, और ये हो गया कि आप क्या संशोधित कर सकेंगे और क्या नहीं इस चीज़ की। अब इसी डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग ही आपके प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, यानी अमेंडमेंट तो आप कर सकते हैं लेकिन आप उसके मूल ढांचे को, ऐसे तत्वों को नहीं बदल सकते जो कि जो संविधान है उसके मूल ढांचे से संबंधित है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप जो भारतीय नागरिक हैं अब हमें उन्हें स्वतंत्रता देने का कोई इरादा नहीं है, या भारत अब एक संप्रभु राष्ट्र नहीं रहा, इस तरीके के परिवर्तन नहीं किए जा सकते। इसके बाद में आप देखते हैं कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो 1973 में मिल रही है। उसके बाद 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू
प्रियम्बल में पहला और आखिरी अमेंडमेंट किया गया। आज तक प्रियम्बल में सिर्फ एक ही बार जो है संशोधन किया गया है, जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1946 के द्वारा किया गया है। इसमें आप देखते हैं कि 3 नए शब्द प्रियम्बल में जोड़े गए, एक आपका सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और तीसरा अखंडता शब्द। 3 शब्द वहाँ पे जोड़े गए, यानी इन्हें जो है हम क्या कहते हैं कि इसको जोड़ करके ये बताया गया कि हम प्रियम्बल में चेंजेस कर सकते हैं और हमने चेंजेस किए। तो आपको ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिलती है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है जो आपके प्रियम्बल से रिलेटेड है। मैंने अपनी तरफ से इससे संबंधित सारी बातें कवर की हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपका प्रियम्बल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी इस बात की वैधता को जांचने के लिए अपने अगले लेक्चर में मैं आपके लिए जितने क्वेश्चंस अब तक आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को ले करके आऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे क्वेश्चन कवर करूँ, भले ही उसके लिए भी पार्ट बन जाए वीडियो के। उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर अटैम्प्ट करिएगा और आप देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और इससे आपको ये भी फ़ायदा होगा कि कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो अगर आप मेरे साथ प्रियम्बल के अब तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो संभावना है कि आगे आप कोई पेपर दें तो आपको कोई रिपीटेड क्वेश्चन ही मिल जाए। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से विषय समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियोस को लाइक कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।